हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश में भी ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। देखिए, वर्तमान में अपने पास 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 90 से अधिक जो हैं वो धातुएं हैं और 22 अधातुएं हैं और कुछ उसमें उपधातु है। कुछ क्या आपको दिख जाएगा, 7 दिख जाएगा, ठीक है। और जो कि ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल जब हम देखेंगे तो जिगजैग लाइन से अटैच होता है, वही उपधातु होता है। तो पीरियोडिक टेबल में इधर राइट साइड में इस साइड जो होते हैं वो अधातु होते हैं और लेफ़्ट में जो होते हैं वो धातु होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके। आपको क्लास में जो मेरे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन उनको ये बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे आप कि धातु का अगर डेफिनेशंस पूछ दे कि धातु किसे कहते हैं, तो हम उनके भौतिक प्रॉपर्टीज़, भौतिक जो गुण है उनका, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसको बता करके उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, धातु किसे कहते हैं, तो पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्य, तन, धनाविक और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अब देखिए, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें आगे चल के पढ़नी है। पदार्थ वो जो कठोर होता है, जो हार्ड होता है। चमकीला, जो जिसमें चमक पाई जाती है, जो लस्टर्स होता है। आघातवर्ध, जिसको कहते हैं मैलिएबल, जो को पीटने पे क्या हो जाए, वो सीट बन जाए, उसको क्या कहते हैं, आघातवर्ध। तन्य, जिसको खींच करके तार बनाया जा सके, ठीक है। धनाविक, जो कि क्या कर दे, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव हो जाए। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक, इन दोनों से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करे, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ में अपने पास अपवाद मिलेंगे, उसको छोड़ना है। अभी जैसे कि यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे में कुछ धातुओं के नाम दिया है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, इस यहाँ पे Fc लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक Fe होता है ये, ठीक है। एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, बेरियम Ba, ये कुछ धातुएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जब हम इस पे, तो आगे अपने पास हमें मिलता है धातुओं के उपयोग। तो धातुओं के उपयोग आप बहुत सारे तो खुद ही जानते हो, जितने भी लोहे के सामान या फिर क्या कहते हैं, तांबा का सामान, एल्युमिनियम का सामान, ये जितने भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब क्या है, धातुओं का उपयोग ही तो है। तो देखिए, कह रहा है कि धातुओं का उपयोग इमारत, तो जो छड़ हम लोग यूज करते हैं, तो छड़ के लोहा का होता है, पुल बनाने में, रेल की पटरियों बनाने में, हवाई जहाज़ बनाने में, समुद्री जहाज़ बनाने में, गाड़ियों के निर्माण में, घर में उपयोग होने वाले बर्तन जैसे कि स्टील्स का बर्तन, है ना, आभूषण, ज्वेलरी, है ना, गहना बनवाने में कह सकते हैं, मशीनों के पुर्जे, है ना, इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। और मुझे पता है आप तो इतने चालाक हो कि इसमें तो बहुत कम दिया है, आप तो 4-5 पेज इसका उपयोग लिख दो, लेकिन 4-5 पेज की ज़रूरत बेटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि अधातु क्या होता है। तो देखिए, अधातु जो मतलब नॉन मेटल्स, बिल्कुल उसका अपोजिट, उल्टा, ठीक है। वे पदार्थ जो नरम होते हैं, सॉफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें भी अपवाद हमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि अधातु में ही तो आता है अपना हीरा, जो सबसे कठोर होता है, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे अधातु का जो है डेफिनेशंस देने के लिए क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम जो होते हैं नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, तो उस पर डेफिनेशंस बनता है। तो वे पदार्थ जो नरम, मलिन और भंगुर, मलिन और भंगुर का, मलिन का तो मुझे इंग्लिश नहीं पता, भंगुर को हम कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर हम उस पर जोर लगाएं, अगर हम उस पर हैमर चलाएं तो वो चूकनाचूर हो जाए, कह सकते हैं वो टूट जाए, मुड़े ना। मतलब जैसे कि मैलिएबल था, वो क्या हो रहा था कि
सीट में बदल जा रहा था, यहाँ सीट में नहीं बदलेगा, टूट जाएगा, चूर्ण बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। और उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर होते हैं। इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। तभी तो आपने देखा होगा कि जो भी, जैसे कि मान के चलो हमारे घरों में जिससे बर्तन से हम चलाते हैं, या फिर आपने कुकर का वो काला वाला हिस्सा देखा होगा, वो क्या होता है, विद्युत का विद्युत कह रहे उष्मा का कुचालक होता है, मतलब इतना जल्दी गर्म नहीं होता है वो, इसीलिए तो उसका यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ का बेंत मतलब हैंडल, जैसे कि जिस चीज़ को चला रहे हैं हम, छानने वाला, तो उसका हैंडल देखिए तो प्लास्टिक का होगा, नहीं तो लकड़ी का। प्लास्टिक से बढ़िया क्या किस चीज़ का होगा, लकड़ी का। एक तो गलेगा नहीं, ज़्यादा हीट सस्टेन कर सकता है, दूसरा चीज़ बैड कंडक्टर, जल्दी गर्म नहीं होगा। और पूरा का पूरा स्टील है तो आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अधातु किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो नरम होते हैं, मलिन, भंगुर, उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होते हैं, एवं जो धनाविक नहीं होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं हैं, ऐसे कह सकते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे में आप भी बहुत सारा अधातु बता सकते हो। अधातु मतलब जो चीज़ ये चीज़ें उसमें ना हो, उष्मा का कुचालक हो, विद्युत का कुचालक हो। तो आपको पता नहीं है, रबड़ या फिर जिस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी ना लगे, तो आपको तो घरों में यूज़ करते हैं, घरों में जो है जो स्विच होता है, तो आपको पता है कि स्विच किस चीज़ का बना हुआ है ना, प्लास्टिक का भी आता है, हार्ड प्लास्टिक का भी आता है, हाँ। तो ये सब क्यों आता है कि चाहे उसका जो कवरिंग होता है वायर का, वो प्लास्टिक का होता है या अच्छे क्वालिटी का नायलॉन का होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो विद्युत का बैड कंडक्टर होता है, और सब क्या है, अधातु है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऑक्सीजन जो हम श्वास लेते हैं, है ना, 21% जो पाया जाता है हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में। हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। तो ये आप 2-4 भी उदाहरण दे दोगे तो काम चल जाएगा। अब कह रहे हैं कि अधातुओं का उपयोग, इनका भी बहुत उपयोग है। जैसे ऑक्सीजन, हाँ, उसके बिना तो जी ही नहीं सकते हम। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे सजीव श्वसन के समय क्या करते हैं, अंदर लेते हैं श्वसन क्रिया में। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि के लिए। आप देखिए जो यूरिया खरीदिएगा, उस यूरिया पे लिखा होता है N2 46%, चेक कर लीजिएगा अगर घर में यूरिया आता हो तो, ठीक है। तो वो पौधों को क्या करता है, वृद्धि में काम करता है। क्लोरीन का उपयोग, जल का शुद्धिकरण। पहले कुएं में जो हमारे पास पानी कुएं का पीते थे ना, आज से 70 साल 80 वर्ष पहले, तो उस समय पे पानी को फिल्टर करने के लिए कह सकते हैं साफ़ करने के लिए, उसमें मौजूद जर्म्स को मारने के लिए किसका यूज किया जाता था, क्लोरीन का ही यूज किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे आयोडीन विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पे लगाया जाता है। जब कोई घाव होता है तो उस पर और ज़्यादा बैक्टीरिया जनरेट ना हो, तो आयोडीन का विलयन उस पर लगाया जाता है। आपने बीटाडीन या फिर ये सेवलॉन, डिटॉल सुना होगा, एंटीबायोटिक, तो वैसे ही चीज़ें जो है बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अंतर तो अब आप बहुत इजी से कर सकते हो। जब आप दोनों का डेफिनेशंस जान गए तो बहुत ही आसानी से दोनों में अंतर बता सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जल्दी से रीड करेंगे। एक तरफ लिख देना है धातुएं और दूसरी तरफ अधातुएं। क्वेश्चंस क्या पूछेगा, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, है ना। तो जैसे कि देखिए धातुएं, मरकरी के अतिरिक्त, क्या कह रहा है, मरकरी के अतिरिक्त सभी कक्ष ताप पर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ठोस में होते हैं। तो धातुएं मैक्सिमम जो होता है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे किस में होते हैं, ठोस में, सॉलिड में होते हैं। और ये अधातुएं तीनों अवस्थाओं में होते हैं, तीनों अवस्थाओं में व्यापक। लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो तरल होता है, किस में तरल होता है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। देखिए तन्य और अघातेवर्त, तो धातुएं अभी उसमें डेफिनेशन में, तन्य मतलब जिसको हम खींच करके तार बना सकें, और अघातवर्त जिसको पीट करके हम सीट बना सकें। और अधातुएं ये जो होते हैं नहीं होती हैं, मतलब उल्टा उसका बोल दीजिए। धनाविक, और इसमें चमक दर्शाने वाला गुण होता है धातुओं में। कुछ अधातुओं में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं क्या होते हैं, अधातुएं धनाविक नहीं होती है और चमकहीन होती है ना।
दूसरा, सामान्यतः उच्च घनत्व, धातुओं का जो है घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, तभी तो ये हैवी होते हैं, भारी होते हैं ज़्यादा, और कह सकते हैं इनसे चोट लग सकता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, इनका घनत्व बहुत कम होता है, इनका घनत्व इतना कम होता है और इतने मतलब सॉफ्ट होते हैं धातु होने के बावजूद, इस चाकू से भी काटा जा सकता है। और इधर देखिए अधातुओं में कह रहा है इसके कि अधातुओं का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब इसके कंपेयर करें तो क्या होता है, कम होता है। ठीक है। धातु ऑक्साइड क्षारीय एवं उभयधर्मी, है ना। तो कह रहा है कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। मतलब जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शंस करेगा तो वो किस नेचर के होंगे, क्षारीय, और धातुएं जो होते हैं वो अम्लीय। ठीक है। अधातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है। धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है। जितनी भी धातुएं हैं अगर वो अम्ल के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उससे निकलता है, और अधातु जो है अगर उसका अल्प से क्या कहते तनु अल्प अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, मतलब उसका रिएक्शंस कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। धातु ऑक्साइड आयनित होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आयनित होते हैं, और जबकि अधातु जो होते हैं ऑक्साइड सहसंयोजी होते हैं। आयनित मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, और यहाँ पे सहसंयोजी मतलब ये दोनों साझेदारी करते हैं, कह सकते हैं। अब यहाँ पे धातु के भौतिक गुण, वही डेफिनेशंस वाला घूम फिर के वही चीज़ आ रहा है ना, लेकिन पढ़ने में मज़ा भी आएगा, इसको जानना ज़रूरी है बार बार। भौतिक स्थिति, इनकी भौतिक स्थिति मतलब फिजिकल स्टेट, कि किस हालात में होते हैं। तो धातुएं सामान्यतः मतलब ज़्यादातर या कि जनरली ठोस तथा कठोर होती हैं। तो इसमें भी अपवाद पढ़े थे ना मरकरी का, है ना, ठोस तथा कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, कोई बहुत ज़्यादा कठोर है, कोई कम कठोर है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, गलनांक मतलब ये पिघलते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे, लेकिन इसका अपवाद ज़रूर पढ़ लीजिए। ये रहा अपवाद जिसको मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, ये अपवाद आपको पढ़ना है। अपवाद देखिए, कह रहा है कि मरकरी को छोड़ करके सारी धातुएं जो होते हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, गैलियम सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अब ये कितना कम होता है इसको समझिए ज़रा इस चीज़ को, कि अगर हम हथेली पर रखने पर ये धातुएं पिघलने लगती है, तो हमारे हथेली, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये जो है रूम टेम्परेचर पे ठीक है, लेकिन 37 डिग्री तक तो पहुँचते पहुँचते ये तो पिघल जाने लगता है। दूसरा चीज़ समझिए, क्षारीय धातुएं। अब ये क्षारीय धातु कौन कौन सी होती हैं, जो क्षारीय अल्कलीज, आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया होगा तो अल्कलीज मेटल्स भी पढ़ाया होगा उसमें। तो क्षारीय धातु देखिए यहाँ पे, इसको नोट करने लायक है। लिथियम होता है क्षारीय धातु, सोडियम होता है क्षारीय, और पोटेशियम, तीनों LiNa और K इतनी मुलायम होती हैं, मतलब क्षारीय का मतलब क्या हुआ, साबुन जैसा, है ना, सौपी एंड कड़वा। तो देखिए इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और इनका घनत्व और गलनांक बहुत ही कम होता है। तो ये अपवाद में आ गए ना। ठीक है। अब देखिए चमक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कि जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो चमक कैसी होती है, क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे। पहला लाइन, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उसमें कुछ ना कुछ चमक होगा, और ज़्यादातर मैंने तो ये देखा हुआ है कि या तो येलो कलर का होता है, नहीं तो सिल्वरी कलर का होता है धातु, है ना, येलो या फिर सिल्वरी। अब कहोगे लोहा तो सर ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर में भी होता है, एक्सेप्शन है, लेकिन मैक्सिमम धातुओं का कलर जो देखोगे सिल्वर और सिल्वरी और ब्राउन कलर का मिल जाएगा। येलो का भी यही कॉपर और क्या कहते हैं गोल्ड मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आघातवर्ध्यता मतलब वही आपको बताया है कि जिनको पीट करके हम पतली चादर सीट बना सकें, इन गुणधर्मों वाले को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। सोना चांदी ये सबसे ज़्यादा आघातवर्ध होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो सोना होता है,
अब देखिए तन्यता, तन्यता मतलब जिसको खींच करके, तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कह रहा है कि 1 ग्राम सोने से, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तक तार बनाया जा सकता है। ठीक है। चालकता, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। सिल्वर तथा कॉपर अच्छे चालक होते हैं। अब एक चालकता मतलब कंडक्टिविटी है ना, लेकिन इसमें भी कुछ क्या होता है? अपवाद होता है। समझिए अपवाद। कह रहा है कि नोट में अपवाद में लेड मरकरी, लेड मतलब हो गया सीसा Pb, तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अब समझिएगा नेक्स्ट, ध्वनिक, ध्वनिक क्या होते हैं इसको मतलब समझेंगे। ध्वनिक का मतलब सोनरस होता है जिसे ध्वनि करता है। ठीक है। सामान्यतः धातुएं कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष प्रकार की मतलब आवाज़ उत्पन्न करती है, अतः उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, या फिर कह सकते हैं सोनरस। मतलब जैसे स्कूल की बेल बजती है तो उस बेल में देखते हो ना, या फिर मंदिर की घंटी, तो उसमें एक स्पेशल साउंड होता है। क्या लकड़ी में पीटने से ऐसे होगा? नॉन मेटल से नहीं होगा। साउंड तो करेगा लेकिन वैसे साउंड नहीं करेगा। ठीक है। अब अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुण इसमें पढ़ रहे हैं यहाँ पे। भौतिक स्थिति पहले वैसे ही जैसे उसका था, अब जितना आपको धातु का बताया है उतना ही आपको अधातु का बताना है। तो भौतिक स्थिति मतलब फिजिकल स्टेट। अधातुएं सामान्यतः या तो ठोस या फिर गैस होती है, ठोस या फिर गैस। लेकिन इसमें भी बताया था ना वहाँ पे अपवाद। नोट यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य होती है। तो यहाँ पे ये द्रव्य नहीं, यहाँ पे द्रव लिखना चाहिए, ये मिस्टेक हुआ है। द्रव्य मतलब तो मैटर हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। पदार्थ तो चलिए है लेकिन द्रव अवस्था में होती है। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती है। अब इतना कहना डायरेक्ट गलत हो जाएगा। धूसर होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है, कम होती है, धूसर होती है। और नोट में हम लिख सकते हैं अपवाद में, आयोडीन अधातु होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। आयोडीन बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आघात वर्ध्यता, वही तन्यता इसमें नहीं होती है। जैसे ही आप पीटोगे, ये भंगूर होता है ना, तो जैसे ही पीटोगे क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अधातुएं भंगूर होती है, अतः ये पीटने पे क्या होते हैं? टूट जाती है। तन्यता, डक्टिलिटी जिसको कहते हैं, है ना, तो अधातुएं तन्य नहीं होती है, इनको खींच करके तार नहीं बनाया जा सकता है। चालकता, अधातुएं विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। देखिए अपवाद, कार्बन का अपरूप हीरा क्या होता है? उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये दोनों बात याद रखिएगा। कार्बन का ही अपरूप है, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, कोयला है ना, हीरा और ग्रेफाइट। एक कार्बन का एक और होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है। तो अपरूप ये याद करने को या फिर पढ़ने को मिल जाएगा बाद में आपको। धातुओं के रासायनिक गुण धर्म। अब हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इनका रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म में पहला नंबर, धातुओं का वायु में दहन, मतलब वायु में जलना, है ना, या कह सकते हैं वायु के साथ रिएक्शंस। देखिए ये अलग अलग टॉपिक हो सकता है, मतलब दिया हो आपके बुक में, ऐसा कहा गया हो कि धातुओं का O2 के साथ रिएक्शंस, या फिर ऐसे कह सकते हैं धातुओं का वायु में दहन, ये सब एक ही चीज़ है। समझिए, वह रासायनिक प्रक्रम या फिर प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है ना। मतलब हम क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। ऊष्मा मतलब हीट देता है, तो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है। सामान्यतः धातुओं का वायु में दहन चमकदार ज्वाला के साथ होता है। चमकदार ज्वाला के साथ मतलब उससे एक रोशनी निकलती है, तथा लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे एक चीज़ लगा दिया है लगभग, मतलब इसमें कुछ लेकिन है, सभी नहीं लगभग। अब देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा।
उदाहरण के तौर पे दिया गया है यहाँ पे, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कॉपर को, है ना, तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 रोमन में क्यों लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का। जैसे रिएक्शंस करेगा तो वो काला कलर का हो जाएगा। और आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे आप चले जाइएगा केमिस्ट्री लैब में, प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री लैब में, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। 2 वहाँ पे प्रैक्टिकल मैंने कराया हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा कि आखिर वो कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है, जलता है, तो कैसा बन जाता है, काला कलर। और फिर अगर हम उसका अपचयन कराते हैं, मतलब हम उसको उसमें से ऑक्साइड निकाल लेते हैं, तो फिर वो अपने कलर में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर अपने पास 2CO O2 के साथ मिल करके 2CO कॉपर ऑक्साइड बनाया, है ना। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। मतलब एल्युमिनियम का अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रखते हैं तो क्या करता है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। यहाँ पे AlO2 Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। धातु ऑक्साइडों के गुणधर्म, तो जो धातु ऑक्साइड बनते हैं, मतलब ये जैसे कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, तो एल्युमिनियम क्या है, धातु है, ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड जब बन गया तो इनके गुणधर्म, इनके क्या गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं। सामान्यतः धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है क्षारकीय होती है, मतलब बेस, भस्म कह सकते हैं, बेसिक नेचर का होता है। ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होने के तात्पर्य इनके अम्लों से क्रिया कराने पर क्या देते हैं, ये लवण तथा जल प्रदान करते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी बेस और एसिड का रिएक्शंस कराएंगे तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। वही चीज़ कह रहा है। जब ये धातु ऑक्साइड, इससे थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि धातु ऑक्साइड क्षारीय नेचर का होता है, और जब अम्ल के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या देगा, लवण, नमक और जल, ये चीज़ मिलेगा हमें, कंफर्म है। ये वाला जल किस किस के साथ करा रहे हैं, ये देखिए ना, क्षारीय प्रकृति और अम्ल। तो जब क्षारीय और अम्ल का कराएंगे तो यही ना मिलेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ अधातु हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब वैसे ही जैसे अपने पास मेटलॉइड्स है, धातु और अधातु दोनों का व्यवहार करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उपधातु कहते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो क्या है, दोनों का ही मतलब प्रॉपर्टीज़ होता है उनमें। तो अब देखिए कह रहा है कि अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है, और वो डिपेंड करता है कि जिसका मात्रा ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे, अगर हम Al2O3 लेते हैं तो हमें पता है कि इसमें दोनों है, अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, और हमने क्या किया, HCl ले लिया। तो HCl हमने लिया तो ये तो अम्ल हो गया। तो अम्ल के साथ, अब अम्ल ये है तो ये कैसे बिहेव करेगा, अब इसमें क्या बिहेव क्या करेगा, इसमें जो अम्ल मौजूद है और ये अम्ल मिल जाएगा, और इसमें क्षार भी तो आधा होगा ना, तो उस क्षार से रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। दूसरा चीज़, अगर हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं तब भी हमें सॉल्ट बनाए देगा और H2O देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, चाहे आप एसिड के साथ रिएक्शंस कराइए चाहे बेस के साथ, देगा हमेशा क्या चीज़, नमक और लवण और जल, ठीक है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान कर देते हैं। जिसे कह रहा है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत पढ़ दिया, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील मतलब डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ हैं जो कि घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड, है ना, निम्न प्रकार से जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। यही दो हैं जो जल में घुल करके क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na2O और H2O, है ना, Na2O को मिलाया हमने सोडियम ऑक्साइड को
जल में, और यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड को जल में मिलाया तो हमें मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो HL देख रहे होंगे इसके लिए मैंने बताया रखा है आपको, और एक क्या कहते हैं ये भी आता है, G आता है। तो S4 क्या होता है, यहाँ पे ये जो S लिखा हुआ है, S मतलब सॉलिड, ठोस में है, ये L मतलब लिक्विड, और AQ का मतलब फिर क्या होगा, AQ का मतलब दो चीज़ों का सॉल्यूशंस है वहाँ पे, एक सिंगल नहीं है, प्योर नहीं है, दो चीज़, तो उसको हम एक्वस कहते हैं। और कहीं कहीं पे आपको G देखने को मिल जाएगा, G मतलब गैस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसी में अब उभयधर्मी ऑक्साइड। अब ये उभयधर्मी कौन से होते हैं इसका मतलब समझेंगे। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कौन से वाले, ये वाले देखिए यहाँ पे, ये जैसे कि एल्युमिनियम हो गया। अब एल्युमिनियम को हम एसिड से कराएं तब भी हमें दे रहा है नमक और जल, और बेस से कराएं तब भी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उभयधर्मी है, दोनों जैसा बिहेव कर रहा है ना, एसिड जैसा और बेस जैसा भी। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी का अगर एग्जांपल पूछे तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। धातु जो है ऑक्सीजन के साथ कितना जल्दी से रिएक्शंस करता है इसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखेंगे धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार से अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। अब विभिन्न प्रकार से अभिक्रियाशीलता कैसे प्रदर्शित करता है, हो सकता है कि कोई बहुत जल्दी उसमें आग लग जाए या कह सकते हैं क्रिया कर ले, और कोई बहुत लेट करे और कोई करे ही ना। तो समझेंगे ज़रा, पोटेशियम एवं सोडियम ये ऐसी दो धातुएं हैं, कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से भी क्रिया करती हैं ये दो वाली कि खुले में अगर हम रख दे तो आग पकड़ लेती है। तो खुले में रख दे तो आग पकड़ लेती है, कहाँ रखा जाएगा, तो इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। किसमें, केरोसिन, जिसको किरासन तेल भी कहते हैं, मिट्टी तेल भी कहा जाता है। ठीक, सिल्वर गोल्ड सोना चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, चाहे ये घुल जाए, डिज़ोल्व हो जाए, मेल्ट हो जाए, लेकिन उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब ये जो क्रियाशीलता का श्रेणी जो बनाया होगा या फिर हमने कहीं पढ़े थे उसमें ये कहाँ होगा, नीचे होता है, मतलब कम क्रियाशील होता है ये सोना चांदी प्लेटिनम ये सब। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, जिंक, लीड इत्यादि जैसी जो धातुएं होती हैं इनकी सतह पर एक पतली परत चढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ आएगा ना एक पतली परत चढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स आपको शायद पता होगा, याद होगा, अभी 1.5 महीना पहले मैं मैग्नीशियम को जला के दिखाया था आपको क्लास में, है ना। उस टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, नहीं हो नहीं पाया, अगर किया होता तो यूट्यूब पे डाल देता। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम को जलाने में काफ़ी समय लगा क्योंकि हमारे पास रेग मार्क नहीं था, है ना। और रेग मार्क अगर होता, रेग मार्क मतलब सैंड मार्क जिससे हम रगड़ सकते, तो वो मैग्नीशियम के ऊपर की जो परत है वो हट जाएगी, और परत हट जाती तो आसानी से वो आग लग जाता, है ना, मतलब इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है कि एक परत चढ़ जाती है, और परत जो है इनको पूरा क्या काम करता है, इनको सुरक्षित करता है, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। जितना हो गया एक लेयर बन गया, अंदर वाला ख़राब नहीं होगा। तो बोल रहे हैं ऑक्साइड की ये परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण करने से क्या करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करने से सुरक्षित करती है, मतलब उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्शंस नहीं करेगा जल्दी, जब तक हम उस पर नहीं रहे। तो कह रहा है कि गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है ना। अगर उसको हम गर्म करते हैं तो आयरन का दहन नहीं होगा, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में, अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है ये लाइन, कि अगर आयरन को अगर हम जलाने की कोशिश करें तो नहीं जलता, लेकिन बर्नर की ज्वाला पे अगर लोहे का चूर्ण पाउडर जो है, फिलर जो है डालते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जो धातु हैं उनको जल में अगर डालते हैं, मिलाते हैं पानी के साथ, तो कैसे अभिक्रिया करते हैं समझेंगे। जल के साथ अभिक्रिया करके
धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। मतलब अगर हम उसको जल में डालते हैं तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड मिलेगा। कुछ धातु जो हैं ऑक्साइड जल में कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुल करके और धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसमें भी ये कुछ लेकिन है कि सभी के सभी धातुएं नहीं करती हैं अभिक्रिया, कुछ ही करते हैं। और धातु और जल मिलते हैं, जो कुछ करते हैं वो क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि धातु ऑक्साइड और जल धातु हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दो चीज़ें लिए गए, समझेंगे ज़रा। पहला नंबर कंडीशंस पढ़ेंगे। ए नंबर, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। और ये ध्यान रहे, चाहे ठंडा जल हो चाहे गर्म हो, है ना, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, हाइड्रोजन गैस तो बिल्कुल देगा अगर रिएक्शंस हुआ तो सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होता है। तेज मतलब इनकी रिएक्शंस इतना फास्ट होता है पता नहीं चलता। दूसरा चीज़ उष्माक्षेपी, इसमें से हीट निकलता है बहुत अधिक मात्रा में, अतः इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल पूर्व ज्वलित हो जाता है। मतलब जैसे इसमें से हाइड्रोजन जो निकलता है वो तुरंत उसमें आग लग जाती है और बहुत तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम और हमने H2O जैसे ही पानी में मिलाएंगे हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, H2 गैस मिलेगा और उष्मीय ऊर्जा मिलेगा, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा। सोडियम को भी डाल देंगे अगर पानी में ठंडे में तो भी रिएक्शंस कर जाएगा, NaOH देगा और H2 गैस और ऊष्मा प्रदान करेगा। बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कैल्शियम अभिक्रिया करता है लेकिन इनके जितना नहीं, थोड़ा कम धीमा। तो आप देखेंगे भी कि मैग्नीशियम जो होता है, कैल्शियम जो होता है नीचे होता है इनसे, पोटेशियम और सोडियम से। किस में, वो जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होता है जिसको कहते हैं अभिक्रियाशीलता का श्रेणी जो होता है ना, उसमें यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के पूर्व ज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मतलब इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलता है लेकिन इसमें आग नहीं पकड़ती है तुरंत, है ना, उतना होता ही नहीं कि आग पकड़ ले, कम होता है। कैल्शियम H2O को हमने डाल दिया तो ये बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। उपरोक्त अभिक्रिया में जो ऊपर अभिक्रिया दी गई है, उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होते हैं कैल्शियम धातु की सतह पर चिपके रहते हैं। जो कैल्शियम धातु है उसकी सतह पर बुलबुले चिपके रहते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ करता है। अब उसमें अवक्षेप के रूप में आपको वो तैरते हुए दिखाई दे देगा। नेक्स्ट सी नंबर कह रहा है कि वैसे ही मैग्नीशियम जो है Mg शीतल मतलब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया ये करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पे बात देने वाली बात है, यह है ध्यान देने वाली बात कि वहाँ कैल्शियम तो कर रहा था, यहाँ पे देखो क्या लिखा था कि जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से करता है लेकिन उतना पर्याप्त उसमें नहीं होता है कि आग पकड़ ले। यहाँ पे तो उल्टा ही कह रहा है कि ये ठंडे साथ नहीं करेगा, गर्म के साथ करेगा, लेकिन उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना स्टार्ट कर देता है। तो कैल्शियम और इसमें फ़र्क क्या है, कैल्शियम जो है वो शीतल जल के साथ कर सकता है लेकिन मैग्नीशियम जो है नहीं कर सकता है। डी नंबर एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम हो, आयरन हो, जिंक हो, इन जैसी धातुएं जो हैं ना तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तब किसके साथ करती है, तब उसको गर्म करके भाप बना देते हैं, वाष्प जिसको कहते हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। इसका भी यहाँ पे दे दिया गया है कि एल्युमिनियम का H2O के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो Al2O3 H2 देगा, आयरन के साथ कराएंगे तो ये भी दे देगा फेरस ऑक्साइड और यहाँ पे H2 दे देगा। ई नंबर में कह रहा है कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ये सबसे लास्ट वाले धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, चाहे जल ठंडा हो, गर्म हो या फिर वाष्पित हो गया हो, ये नहीं करेगा। लेड मतलब सीसा, कॉपर मतलब कॉपर आप जानते ही हो, सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड मतलब सोना। धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, जो धातु होते हैं अगर उनको हम अम्ल से अभिक्रिया करा दें तो क्या होगा, तो अम्ल से अभिक्रिया कराने पे देखिए क्या होता है।
धातुओं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। मतलब जैसे कि एक साथ मिल करके अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इससे भी यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया गया है। तो सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं अम्लों के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करती है ना, अभिक्रिया करती है, क्रिया करती है। इतना तेज़ी से करती है, यहाँ पे नोट में इसके बारे में बताया गया है कितना तेज़ी से करती है। धातु, अब दूसरा चीज़ और चीज़ बता रहा है नोट में यहाँ पे, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट में अपवाद में आ गया, अभी लिखा है कि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि धातुएं जो होते हैं अगर उसमें नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला है, ये जो है दूसरा अम्ल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ मिश्रण या अभिक्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती, उसका कारण बता दिया है कि HNO3 जो है एक प्रबल अक्सीकारक है। प्रबल अक्सीकारक मतलब हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को निकाल के फेंकने वाला, ठीक है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर लेता है। जो हाइड्रोजन उसमें बनता है उसको ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, उसको जल बना देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो HNO3 है वो इतना ज़्यादा प्रबल अक्सीकारक है कि उसमें उत्पन्न हाइड्रोजन, उससे हाइड्रोजन निकल रहा है जैसे ही उसको ऑक्सीकृत करके, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करके, सॉरी मैंने उस टाइम क्या कहा दिया, ऑक्सीजन ऐड करके और क्या करता है, पानी बना करके अलग कर देता है। साथ अपने आप को जो तोड़ता है, या तो N2O में टूटेगा, NO में टूटेगा, या फिर NO2 में टूटेगा। ये अपचयित हो जाता है, ठीक है, अपचयित मतलब रिड्यूस हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम, इसी में कह रहा है मैग्नीशियम और मैग्नीज दो चीज़, अति तनु मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला, तनु मतलब होता है डाइल्यूटेड, के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। देखिए कितना चीज़ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, समझिएगा ज़रा, कि धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाती है, लेकिन इसमें दो अपवाद और आ गया। क्या क्या, कि उसमें अम्ल जो है वो HNO3 नहीं होना चाहिए। अगर HNO3 होगा तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनने ही नहीं देगा, उसको जल बना देगा और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड बन जाएगा। फिर भी कह रहा है कि नहीं, इसका भी उपाय है कि हम उसमें हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। कब, वो दो धातुओं से हो सकता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगर HNO3 बहुत ही तनु हो, डाइल्यूटेड हो, तो H2 गैस जो है उसमें निकलेगा, ठीक है। विभिन्न धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया यहाँ पे करा करके देखी गई है, और देखने के बाद कुछ इसमें ऐसा हमें एक सीरीज़ मिला कि सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और उससे लास्ट में आयरन। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये चीज़ यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है। विभिन्न धातुओं की तनु अम्लों के साथ HCl, अब विभिन्न मतलब इतना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इनके साथ रिएक्शंस नहीं करता है। कौन, HCl नहीं करता है। धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अगर मान के चलिए हमारे पास धातु लवण है, धातु लवण मतलब मेटल सॉल्ट है, और मेटल सॉल्ट का विलयन है, और उसके साथ हम धातु का अभिक्रिया करा दें, किसी धातु को उसमें डाल दें, मतलब धातु का सॉल्ट है, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सब धातु के क्या है, धातु लवण के विलयन है। अगर इसमें हम कोई चीज़ धातु डाल दें तो क्या होगा, तो देखिए क्या कह रहा है, अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होता है, क्रियाशीलता सीरीज पढ़िएगा तो उसमें जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो क्या करता है कि कम क्रियाशील को वहाँ से हटा करके और खुद उसका स्थान जो है विस्थापित हो जाता है, या कह सकते ग्रहण कर लेता है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो अधिक क्रियाशील है दूसरे कम क्रियाशील को हटा करके वहाँ पे अपना स्थगित हो जाता है, बैठ जाता है, विस्थापित हो जाता है। अगर धातु A जो है अपने पास धातु V के विलयन में विलयन से विस्थापित कर देती है, तो B की अपेक्षा जो है A ज़्यादा अभिक्रियाशील है। और ऐसे ना समझ में आए तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, ये चीज़ है ना, आप ऐसे यूँ ही समझ लीजिएगा। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ यहाँ पे कि अपने पास यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास है Na है, सोडियम
या फिर पोटेशियम, और यहाँ पे है CuSO4। ये अपने पास मेटल का लवण का विलयन है। तो सोडियम ज़्यादा होता है इससे रिएक्टिव कॉपर से, तो सोडियम क्या करेगा, खुद जगह ले लेगा कॉपर का। तो कैसे लेगा कॉपर, तो यहाँ पे ले लेगा Na, यहाँ पे बनेगा ये Na ट्वाइस और SO4, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर जो है वो अलग हट जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सॉल्यूशन से उसको क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा, है ना। अब यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है, सक्रियता श्रेणी या फिर क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसमें हिंदी थोड़ा सा ये टाइपिंग जो हुआ है ना वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैं तो पढ़ तो रहा ही हूँ उस चीज़ को, तो आप सही खुद कर सकते हैं। यहाँ पे सक्रियता श्रेणी वह सूची है या सूची है, टेबल है, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब यहाँ पे एल्युमिनियम का ये गलत दिया है सिंबल। एल्युमिनियम का कभी भी और किसी भी लेटर का पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल होगा, यहाँ पे दोनों कैपिटल कर दिया है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। जिंक Zn, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आयरन, लेड, हाइड्रोजन। अब कहोगे हाइड्रोजन तो नहीं है धातु, फिर इसका क्यों दिया है, दिया हुआ है ये धातु जैसा बिहेव करता है, मतलब डोनेट आयन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद से कॉपर जिसको तांबा कहते हैं, मरकरी जिसको यहाँ पे पारद लिखा है, ये पारद नहीं शायद पारा होता है, ये गलती से शायद लिख दिया है, मे भी शायद पारा कहते हैं इसको, है ना, मरकरी को पारा कहते हैं। उसके बाद सिल्वर है, गोल्ड है। इसके बाद भी होता है, देखिए हमें वो सिर्फ वो चाहिए जो ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इसीलिए इतना ही है, इससे हमारा काम चल जाता है। तो सबसे कम अभी इसमें देखें टेबल में तो आयोरम दिया है, गोल्ड दिया है, लेकिन इससे भी नीचे होता है प्लेटिनम होता है, नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। धातुओं के यहाँ पे धातुओं की अधातुओं के साथ, अब क्या कर रहा है, धातु और अधातु का। तो तत्वों की क्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। तो कह रहा है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो होती है वो संयोजकता कोश को, जो मतलब शेयरिंग करना है उस कोश को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। जैसे समझिए, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धनायन बनते हैं। मतलब जो उनका संयोजकता कोश है, आउटर कक्ष है, उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है बाहर, उसको क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। और अधातु क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल बांधकर आयनित यौगिक बनाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, आयनित यौगिक। मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जब होता है तो उसमें क्या होता है, आयनिक। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे NaCl लिखते हो ना, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है NaCl। तो आपको पता है कि Na क्या होता है, Na मेटल है, Cl नॉन मेटल्स है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे एक बना ना, यौगिक बना, तो ये कौन सा यौगिक हुआ, आयनित यौगिक हुआ। क्या हुआ, आयनित यौगिक। ठीक है, यौगिक। इसके बाद से यहाँ पे आयनिक यौगिक के गुणधर्म दिया है, मतलब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसका आप सेकेंड पार्ट बनाएंगे क्योंकि आप भी थक गए होंगे, है ना। तो थक नहीं होंगे, और पेन पेपर लेकर के बैठिए जब भी आप